Well, in the last class we discussed of the first law, that is law of inertia, and we roughly discussed of the second law and the momentum. But now I will explain it more in detail. Okay, so starting with the Newton's second law of motion, and it is very important because all the numericals which we will deal in this chapter is based on this formula. Okay, somewhat we have to use this formula in every question. So this formula is very important. In formula wise, we can write this as that F is equals to ma, where m is the mass of the body and a is acceleration. Okay, so by seeing this formula we can just understand that if we are saying that F is equals to mass into acceleration, that is F is equals to ma, that means acceleration के directly proportional जो है आपका force है, ठीक है, it is also directly proportional to your mass as well, ठीक है. And you know that by differentiation method we can write acceleration as dv upon dt. That means we are saying that acceleration is what, that is rate of change of velocity. Okay, that means when the force act, the body will be in acceleration, that means its speed will change continuously. Okay, so इससे एक चीज़ पता चल जाता है कि फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. और एक फोर्स का एक और फॉर्मूला हम आगे या फिर मैं कुछ देर में एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज F इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम with respect to time. ठीक है, when we differentiate momentum with respect to time, then we get what, force. ठीक है, and you know momentum is denoted by P, and this is equals to force is equals to dP by dt. Now you know that momentum is equals to what, mass into velocity. So if we will put this formula over here, that is d into m dot v, so this will comes to that. तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक रॉकेट का सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है. उसमें आई वॉज इन लास्ट वीडियो यूजिंग P इज इक्वल्स टू लाइक दिस डिफ्रेंशिएशन, बट इट्स नॉट P, F इज इक्वल्स टू dP बाई dt. तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये मिलता है, जैसे कि अगर हम m को कांस्टेंट रखते हैं तो ये क्या होता है, dV अपॉन dt आ जाता है, ठीक है. फोर्स इज इक्वल्स टू when we keep mass to be constant. ओके. और जब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो ये क्या होता है, dm बाई dt आ जाता है. एंड दिस फॉर्मूला वी यूज इन रॉकेट वाले में हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है. तो ये आपका आ जाता है व्हेन वी टेक वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट. ओके, तो ये आपका एक फॉर्मूला है जिससे कि रॉकेट वाले क्वेश्चन, रॉकेट प्रोपल्सन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. तो रॉकेट प्रोपल्सन का केस मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. तो न्यूटन सेकेंड लॉ इज दस इम्पॉर्टेंट. न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है, that means whatever action we will perform, we have an equal and opposite reaction, ठीक है. force we will observe that it is every action has equal and opposite reaction. Another important point is that action reaction force always act on different body. Action force always act on different body. different bodies. यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर ये हम एक ग्राउंड का लेवल अज्यूम करते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है विच इज़ हैविंग सम मास m, ठीक है. तो हम इस पर क्या करते हैं कि mg मास, इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है. और फिर कहते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है वो इस पर अपवर्ड की तरफ मतलब होगा, ठीक है. दिस इज द नॉर्मल फोर्स, या फिर हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बाय ग्राउंड,
ठीक है। तो यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम एन को हमेशा एम जी से क्या होता है बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक मिसकंसेप्शन आ जाता है, दिस ए मिसकंसेप्शन दैट एन और एम जी जो है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है। दिस ए मिसकंसेप्शन दैट एन एंड एम जी आर एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्योंकि क्या है, अगर इस पॉइंट को, अगर हम पॉइंट को ध्यान दें, ठीक है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक्शन और जो रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, पर यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है या फिर जो एम जी फोर्स है, दे आर बोथ एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, सेम ऑब्जेक्ट एम। सो जो नॉर्मल फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स और एम जी जो है, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ये सिंपली फोर्स है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को कि अगर हम एम मास का ऑब्जेक्ट इस पे रख रहे हैं, तो दिस एम मास जो है ये क्या कर रहा है, इस ग्राउंड को अपने वेट के कारण क्या है प्रेस कर रहा है, ठीक है, और इसको प्रेस को ओवरकम करने के लिए ये जो है नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि जो आइस, जहाँ पे हम स्केटिंग करते हैं, पूरा आइस का फ्लोर होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है कि हम मूव करने के लिए क्या करते हैं कि पहले मैं आपको एक सीन लिख के दिखाती हूँ, ठीक है, कि वो जो स्केटिंग का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो है स्केटिंग का है। सो फॉर स्केटिंग व्हाट वी डू, वी प्रेस द फ्लोर जो है अपने फुट से पीछे की तरफ फ्लोर को हम पुश करने की कोशिश करते हैं, तो फ्लोर जो होता है वो हमें आगे की तरफ क्या होता है पुश करता है, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स का लॉजिक होता है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा एग्जाम्पल जो है वो सिंपल सा, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड लॉ, ठीक है। पहला स्केटिंग तो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। रिवर बोट केस में क्या होता है कि जब रिवर में बोट जब सेल करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो नाविक होता है वो अपने क्या कहते हैं उसको, चप्पू, ठीक है, चप्पू से वो पानी को पीछे पुश करता है, तो उसका बोट जो होता है वो आगे की तरफ मतलब मूव करता है, ठीक है। तो रिवर बोट का केस हो गया। एक और होता है कि जब हम बोट से मतलब नदी के किनारे पे जब हम लैंड करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हम उतरने के लिए जो भी क्लिफ होता है, ठीक है, जैसे कि अगर ये कोई क्लिफ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बोट जो है इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे एक मैन है जो यहाँ पे है, उसको अगर उतरना होता है तो वो क्या करता है, पहले बोट को पीछे की तरफ पुश करता है, फिर बोट जो होता है वो उसको आगे की तरफ पुश करता है, तो जाके वो क्या होता है उस पर आ पाता है, ठीक है। जैसे ये क्लिफ है, तो यहाँ पे ये मैन जो है वो आ गया, और ये नाव जो है वो इधर रह गया, ठीक है। तो ये भी एक केस होता है। दूसरा कि जो रॉकेट प्रपोल्सन का केस मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जो हम हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोपेलेंट की तरह यूज़ किया जाता है रॉकेट प्रपोल्सन में, तो जब वो हाइड्रोजन गैस बहुत ही हाई स्पीड से एमिट होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो फ्लूइड है यानी कि एयर जो है, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है, नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है, तो फ्लूइड उसको अपवर्ड थ्रस्ट देता है, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है कि जो फ्लूइड एयर पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जो एयर है उस पर ऊपर की तरह अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा बॉयंट फोर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड में जानते हैं कि अगर ये एक बकेट फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर मतलब हाफ फुल ऑफ वाटर है, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट इसमें सबमर्ज किया, ठीक है, मतलब ये वाटर पूरा मान लो कि ये पूरा हमने सबमर्ज किया, तो जो लिक्विड का सेगमेंट इस बॉडी के नीचे है, ठीक है, तो उस लिक्विड के सेगमेंट पे ये बॉडी जो है वो फोर्स लगाएगा ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है। उस तो जो ये फ्लूइड का सेगमेंट है वो भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या होता है एफ बॉइंट फोर्स जो होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है, मतलब मैंने इसको बॉडी पे मार्क किया है, बट ये फ्लूइड पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो कि इस वाले केस में जो मैन है वो बोट पे फोर्स लगा रहा है, तो बोट जो है वो मैन पे क्या है फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी टू डिफरेंट बॉडीज पे क्या है फोर्स लग रहे हैं। जो सेकेंड मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा था कि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो थे दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, तो वही यहाँ पे यहाँ हर केस में फॉलो हो रहा है। यहाँ पे मैन जो है वो बोट पे फोर्स लगाया, तो बोट ने मैन पे आगे की तरफ फोर्स लगाया। वैसे ही यहाँ पे बॉयंट फोर्स में क्या है, बॉडी अपने अंडरनीथ जो लिक्विड का सेगमेंट है उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो लिक्विड जो है वो बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये सारे जो है एक्शन रिएक्शन के फोर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये
कंसेप्शन क्लियर किया था कि जो नॉर्मल फोर्स और जो mg फोर्स होता है ये एक्शन डायरेक्शन फोर्स नहीं होता, बिकॉज दे बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन मतलब कि एक टर्म आया था। ठीक है, ये भी एक नॉर्मल सा फोर्स है, बट चूंकि यहाँ पे क्या है, मतलब दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते हैं, यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे मतलब मास है, तो वो कांटेक्ट में, तो उस कारण से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन बनता है तो ये कांटेक्ट फोर्स पे, ठीक है, जिसका मेन जो वो होता है वो क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स में जैसे कि आपका ये एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे एक और बॉडी है। ये बहुत ही सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस गलत होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये अगर 2 kg का बॉडी है और ये 5 kg का बॉडी है, ठीक है, हमने इस पर फोर्स F अप्लाई कर दिया, तो इसका पूछता है कि और एक्सेल मतलब कि एक्सेलरेशन अगर दे दिया कि लेट्स सपोज जो भी अभी हम ए ही एज्यूम करते हैं, ठीक है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इस पर पूछेगा कि ये F है, ये a मीटर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है वो क्या होगा। तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि हम फोर्स अप्लाई करें और दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक साथ मूव करें, ठीक है, तो ये भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा और उतना ही फोर्स जो है ये भी इस पर इधर तरफ लगाएगा, जिसको कि हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो हमेशा जो कांटेक्ट सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि अगर लेट सपोज यहाँ पे एक और वो क्वेश्चन आता है कि अगर ये बॉडी है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा बॉडी जो है वो इस तरीके से है, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस ये है, तो नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर जब होगा तो वो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ पे, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब ये जो है इस वाले बॉडी पे इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और ये बॉडी जो है इस बॉडी पे इधर की तरफ क्या है, कांटेक्ट फोर्स, तो ये क्या है, एन कांटेक्ट फोर्स है। और अगर ये बॉडी 2 और ये बॉडी 1 है, तो ये बॉडी 2 पे होगा और ये एन कांटेक्ट ऑन बॉडी 1 पे होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट आता है कि कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the surface in contact। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है F = ma, ठीक है, उसको अगर देखें तो यहाँ पे टोटल मास कितना है, 7 kg, नेट एक्सेलरेशन इज a, तो फोर्स जो है आपका इतना एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, काइनेमेटिक्स में ही आप सीख चुके होते हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम किसी भी एक बॉडी का दें, जैसे 2 kg का देखते हैं, ठीक है, तो 2 kg पे इधर से एक F फोर्स एक्ट कर रहा है और इधर से नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू 5 kg बॉडी, टू 5 kg बॉडी। तो यहाँ पे जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, तो चूंकि एक्सेलरेशन जो है आपका इस साइड हो रहा है, दिस डायरेक्शन इज मूविंग, तो हम इक्वेशन ये लिखेंगे कि F - n ड्यू टू 2, ठीक है, ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज a, क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a ही होगा। ठीक है, तो वी हैव f का वैल्यू कितना है, 7a माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो अगर n को उधर ले जाएंगे हम, तो ये 2a इज इक्वल्स टू क्या होगा, n हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल क्या है, 5a के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन जो होता है बहुत ही सिंपल सा होता है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स करने के लिए जो है आपको बहुत सारा बॉडी दे सकता है, लाइक जैसे कि बहुत सारे कांटेक्ट में बॉडीज जो है वो दे सकता है, ये ऐसे, मतलब नंबर ऑफ बढ़ा देगा उसमें n1, यहाँ पे अगर n1 है, यहाँ पे n2 है, हाँ, वो आपसे पूछ सकता है ये 5 kg का है, ये 1 kg का है, इस तरीके से करके इधर कुछ F एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाई कर दिया। तो अगर एक्सेलरेशन फिर यहाँ पे अगर a एज्यूम कर लें, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है कि यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम में इस बॉडी का भी एक्सेलरेशन एक कब एज्यूम करते हैं, जब दोनों बॉडीज होते हैं एक साथ मूव कर रहा हो। लेकिन अगर मान लो कि कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों बॉडी सेपरेट हो गया, ठीक है, तो फिर दे विल हैव द डिफरेंट एक्सेलरेशन और फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जब और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन में हमें
जो है आपको फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो जो बॉडी का मूवमेंट है उसके अगेंस्ट अप्लाई करना होता है। उसमें फ्रिक्शन में भी कॉम्प्लेक्स जब तब हो जाता है जब हमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों को ही मतलब लेना होता है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।